अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक 4 एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस? एटम इज़ जस्ट लाइक अ सर्कल। जैसे कि सर्कल में हम लोग रेडियस को कैसे मेजर करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। इसी तरह एटम भी एक सर्कल की तरह होता है, उसमें दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, तो अगर हम इसके रेडियस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस से लेकर जो वैलेंस शेल है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे। So, the average distance of nucleus from the outermost electron is called radius of an atom. Next है atomic radius के sizes in group and period। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड में साइज़ जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। तो atomic and ionic radius decreases in the period। क्यों? इसकी एग्जांपल लेने के लिए हम एक पीरियड को देखते हैं। जैसे पीरियड नंबर 2 को देखते हैं, उसमें है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन। अगर हम लिथियम को देखें, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है एंड 6 है इसका। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो दरमियान में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के केस में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सेकंड शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। बोरॉन के केस में फर्स्ट शेल में 2 हैं और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कार्बन के केस में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब अगर हम नोट करें तो लिथियम से लेकर कार्बन या उससे आगे भी हम जाएं तो जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो सेम है एक पीरियड में, और जो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, हर एक में 2 शेल्स हैं, बट डिफरेंस क्या है कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर बोरॉन में 5 प्रोटॉन्स हैं और कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, जब हम मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से करीब आएंगे और एटम का साइज़ क्या कर जाएगा? श्रिंक। इसीलिए जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट? Shielding effect is the reduction in force of attraction between nucleus and the valence shell। इसका मतलब क्या है? एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स हैं। जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। बट जब न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा तो दरमियान में ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए हैं जो इसको अट्रैक्ट होने से रोकेंगे, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब आएंगे तो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और हमें पता है कि नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब आने से रोक रहे हैं। इसका मतलब है ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से। दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के दरमियान जितने ज़्यादा शेल्स आएंगे उतनी ज़्यादा शील्डिंग प्रोवाइड होगी इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन दरमियान में आएंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इतनी कम होती जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर जाता जाएगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। अभी हमने देखा था कि जब हम बेरिलियम से कार्बन की तरफ मूव कर रहे थे तो शेल्स जो थे वो सेम थे। ठीक है, 2 शेल्स थे, लिथियम के केस में भी 2 शेल्स थे और जो बेरिलियम था उसके केस में भी 2 शेल्स थे, कार्बन के केस में भी 2 शेल थे और बोरॉन के केस में भी 2 शेल्स थे। जब शेल सेम होंगे और जब शेल सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, क्योंकि अगर पहला इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अगर हम इन केस ऑफ बेरिलियम देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2।
यहाँ पर बेशक लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, लेकिन लास्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं, ठीक है। तो अगर दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स एक जितने हैं सब में, वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से रोक रहे हैं, अगर वो सेम होंगे, शेल सेम होंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, जो दरमियान में ये वाले जो मेटल्स होते हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, या जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये डी ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबशेल में लाई करते हैं। जिस तरह एस ब्लॉक के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सबशेल में लाई करते हैं, और पी ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में लाई करते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में लाई करते हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की होती है। 1s के बाद 2s आता है, फिर उसके बाद 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है। 3p के बाद 3d आने के बजाय हमें पता है पहले 4s आता है और फिर 3d आता है। इसका मतलब जो जिस एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी वो कौन सा होगा, वो डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट होगा। अब आप नोट करो कि इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले 4s फिल होता है और फिर 3d फिल होता है। इसका मतलब है कि पहले आखिरी शेल फिल होगा, और मतलब 4s शेल फिल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, नेक्स्ट एटम में 3d में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। मतलब पहले आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और फिर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इसका मतलब जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जबकि जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स थे एस और पी उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें एडेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होता था। यहाँ पर डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कहाँ पे ऐड होंगे, वो इनर शेल में ऐड होगा, क्योंकि पहले 4s की फिलिंग होती है फिर 3d की फिलिंग होती है। और जब इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो फिर क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनका जो अगर हम एटॉमिक रेडियस देखें तो वो डिक्रीज स्मूथली नहीं करता एज मेन ग्रुप एलिमेंट, जबकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड हो रहे हैं इनर डी ऑर्बिटल में। नेक्स्ट है कि ग्रुप में क्या होता है, मतलब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या होता है, साइज़ में क्या फ़र्क आता है। हम सिर्फ फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है। अगर हम लिथियम को देखें, इसमें न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि सोडियम के केस में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड में 8 होंगे और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हम नोट करें कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। लिथियम के केस में 2 शेल्स थे, जबकि सोडियम के केस में 3 शेल्स है। इसी तरह जब हम पोटेशियम को देखेंगे तो पोटेशियम में टोटल 4 शेल्स होंगे। तो जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतने ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा। और अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, इनर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करती है। तो हम नोट कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है शील्डिंग भी इंक्रीज होगी, तो शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियस। एक आयन का जो रेडियस होता है, आयन का रेडियस भी जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस होगा, उसमें भी यही है कि न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस तक का जो डिस्टेंस है वो आयोनिक रेडियस होगा। किसी आयन का जो रेडियस होता है उसको हम आयोनिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, हम इसको देख लेते हैं कि आयोनिक रेडियस जो है वो कैसे इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। आप नोट करो कि यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस लिया हुआ है एक न्यूट्रल एटम का विद कैटाइन, कि कैटाइन और जो न्यूट्रल एटम होता है उनका साइज़ में क्या डिफरेंस होता है। ये जो ग्रे में है ये एक न्यूट्रल एटम का साइज़ है, जबकि रेड में जो कैटाइन का साइज़ है, आप नोट करो जो कैटाइन का साइज़ है इट इज़ स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम,
ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि न्यूट्रल एटम का साइज़ बड़ा होता है जबकि कैटाइन का साइज़ छोटा होता है? कैटाइन तब बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तब जाके कैटाइन बनता है। अब जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स वही रहते हैं। जैसे कि अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसका मतलब है कि लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब अगर हम लिथियम कैटाइन की बात करेंगे तो लिथियम कैटाइन में एक तो ये होगा कि इसके पहले शेल में 2 और सेकेंड शेल चूँकि इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया तो सेकेंड शेल भी चला गया, साइज़ इस वजह से भी कम हुआ। सेकेंडली लिथियम के अगर हम बात करें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी 3 हैं। जबकि इस केस में प्रोटॉन्स तो 3 हैं क्योंकि जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, प्रोटॉन को नहीं लूज़ करता। तो देखिए सेंटर में हमारे पास 3 प्रोटॉन्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 रह गए। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। अब न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा फोर्सफुली इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पहले वाले केस से। इसका मतलब जो कैटाइन का साइज़ होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और जो न्यूट्रल एटम होता है उसका साइज़ बड़ा होता है। जब हम मूव करें डाउन द ग्रुप, आप नोट करो कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करें क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करें, और न्यूट्रल एटम का साइज़ उसके कंपैरिजन में इंक्रीज़ कर रहा है और कैटाइन का साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है। बट आपने मेन फोकस रखना है कि कैटाइन का जो साइज़ होता है वो अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, वो छोटा होता है, और रीज़न आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एनाइन का साइज़ और उसके पेरेंट का साइज़ हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये है ये न्यूट्रल एटम है और ये जो है हमारे पास आ जाता है जो एनाइन का साइज़ आ गया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद साइज़ आ गया। अब इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल कैटाइन के रिवर्स है। वहाँ पर क्या था, जो कैटाइन पेरेंट एटम था उसका साइज़ बड़ा था और कैटाइन का साइज़ छोटा था। बट इस केस में जो एनाइन है उसका साइज़ बड़ा है और पेरेंट एटम का साइज़ छोटा है। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये है, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका मतलब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है 8 प्रोटॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक न्यूट्रल एटम की हम बात करें, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। अब क्या होता है, नेक्स्ट में हम ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब प्रोटॉन्स तो 8 ही हैं लेकिन क्या है, न्यूक्लियर जो ऑक्सीजन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। अब उसके वैलेंस शेल में 6 के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसका मतलब उसकी अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सेकेंडली क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन्स कम थे। अगर आप नोट करो पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे लास्ट शेल में, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब क्या, पहले जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्जन थी वो कम थी। अब क्या हो गया, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो गई है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन शुरू हो जाएगी। इसीलिए एटम अपना साइज़ क्या करेगा, उस रिपल्जन को डिक्रीज़ करने के लिए वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा। इसलिए आप नोट करो कि एन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से क्या है, बड़ा है, क्योंकि रिपल्जन को कम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन को कम करने के लिए, और जो है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से साइज़ जो है वो बढ़ जाता है इन केस ऑफ आयोनिक रेडिया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ग्रुप में आयोनिक रेडियाई कैसे चेंज होते हैं। आप नोट करो कि जो कैटाइन है उनका क्या हो रहा है, ग्रुप में जो कैटाइन है उनका साइज़ जो है वो कम होता है। कैटाइन का साइज़ ओवरऑल ग्रुप में क्या है, बढ़ रहा है। ये देखिए साइज़ सब में, इन केस ऑफ आयोनिक की बात करें या हम बात करें कैटाइन की या एनाइन की, कैटाइन का साइज़ भी ग्रुप में बढ़ता है और एनाइन का साइज़ भी ग्रुप में इंक्रीज़ होता है। अगर हम पीरियड में बात करें तो कैटाइन का साइज़ पीरियड में कम होता है, एनाइन का साइज़ भी क्या होता है, पीरियड में कम होता है। लेकिन हमने ये नोट करना है कि जो फर्स्ट ग्रुप, मतलब कि वो ग्रुप एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं या जो कैटाइन की फॉर्मेशन करते हैं, उनमें क्या होता है, जो न्यूट्रल एटम होता है उसका साइज़ बड़ा होता है और जो
कैटायन होता है उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन जब बात करें ग्रुप 16 और ग्रुप 17 की तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वो एनायन की फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए क्या होता है उनमें एनायन का साइज़ बड़ा होता है, पेरेंट एटम का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। अब जो एटॉमिक रेडियाई है वो एक ग्रुप में या पीरियड में इनका साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज़ों को अफेक्ट करता है, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, बॉन्ड एनर्जी को, और बॉन्ड लेंथ को, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को। जैसे कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं तो अगर एक एटम का साइज़ छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होता है, और जो एटम जिसका साइज़ बड़ा होता है, जिसमें ज़्यादा शेल्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, दूर होते हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन वो एटम जिसका साइज़ छोटा होगा वो बहुत आसानी से अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जो एटम बड़ा होगा उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। इस तरह साइज़ जो है वो हर जो है प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, इसलिए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2। एज यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल। जो एटॉमिक रेडियाई है अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा ये उसी के रिलेटेड है। तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। अभी हमने पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस टेंड्स टू इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ कैटायन इट्स आयोनिक रेडियाई इज डैश कंपेयर टू इट एटॉमिक रेडियाई। अभी हमने पढ़ा जो कैटायन का साइज़ होता है वो अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक तो शेल लूज़ करता है, सेकेंडली क्या होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक चार्ज जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वो शेल को और इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है अमंग एलिमेंट्स एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम within a group the ionic radii of the cations tends to। अभी हम लोगों ने देखा कि कैटायन का साइज ओवरऑल डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है, while the ionic radii radius of anions tend to ये भी इंक्रीज करता है। दोनों में साइज इंक्रीज करता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। इन जनरल नॉन मेटल्स जो होते हैं हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल जो राइट साइड पे होते हैं वो क्या करते हैं, वो आयन की फॉर्मेशन करते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर एटॉमिक रेडियाई। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आयोनिक एंड एटॉमिक रेडियाई का, और इन ग्रुप में पीरियड में इनका ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।